आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये है क्या, लेकिन इसको पढ़ने से पहले पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा, एक बार छोटा सा रिविजन हम लोग उसका फटाफट कर लेते हैं। जैसे ज़्यादा रिविजन नहीं करेंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पिछले वाले क्लास में टॉपिक था पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन में आपको दो चीज़ हमेशा याद रखना है। पहला ये कि जब हम लोग कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस केस में हमारा जो लेंस का कर्वेचर है वो घट जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन में, यहाँ पे दो ही बात आपको याद रखना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, जब हम लोग कोई भी दूर के चीज़ों को देखते हैं उस समय पे हमारा आँख बिल्कुल रिलैक्स होता है। रिलैक्स का मतलब है कि उस समय पे हमारा आई लेंस का जो कर्वेचर है वो घट जाता है। घटने का मतलब है कि हमारे आंख में लेंस कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है वो पिचक जाता है। पिचकने का मतलब है कि उसका कर्वेचर क्या हो गया, घट गया। ठीक है, और कर्वेचर घट गया मतलब उसका फोकल लेंथ बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा पहला होता है। दूसरी बात, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक में रखे हुए चीज़ों को देखते हैं तो हमारा आई लेंस पिचकने के बजाय वो और फैल जाता है, यानी कि उसका कर्वेचर क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन घट क्या गया, फोकल लेंथ घट गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर से बता रहे हैं दोबारा, क्या इसमें, जब कोई भी चीज़ हम लोग दूर के चीज़ों को देखते हैं उस समय पे हमारा आई बिल्कुल रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने का मतलब है कि हमारा आई लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे आँख में फिट है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ना यहाँ पे सही वर्ड नहीं होगा, पिचक जाता है, यानी कि दोनों तरफ से वो सट जाता है, तो उसका कर्वेचर क्या हो गया, घट गया, लेकिन बढ़ क्या गया उसका फोकल लेंथ। ठीक है, ये होता है हमारा कब, जब हम लोग कोई भी दूर के चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई पास में रखे हुए चीज़ों को देखते हैं उस समय पे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उस समय पे रिलैक्स नहीं होता है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस केस में हमारा आई लेंस फैल जाता है, यानी कि दोनों तरफ से वो दूर भागता है, फैलता है, यानी कि वो मोटा हो जाता है, हमारा लेंस मोटा होता है। और यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हम लोग नज़दीक में रखे हुए चीज़ों को देखते हैं तो हमारा आई का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब है बेसिकली आई लेंस हमारा मोटा हो जाता है, पहला बात। और लेकिन उसका जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाता है। यहीं पे आपको यही दो बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा था एक नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है समझना ध्यान से। नियर पॉइंट का मतलब यहाँ पे है जैसे हमारा 25 सेंटीमीटर था। नियर पॉइंट हमारा क्या था, नियर पॉइंट का था मतलब ये था हमारा कि हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन आई कम से कम दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकता है, लेकिन वो कम से कम दूरी हमारा कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। बस समझ आ रही है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो हमारा आँख बिल्कुल उसको नॉर्मल तरीके से देख सकता है। ये हो गया हमारा नियर पॉइंट। उसके बाद फिर था हमारा फार पॉइंट। फार पॉइंट हमारे आँख का कितना था, इन्फिनिटी, यानी कि जहाँ तक हम लोग देखना चाहते हैं वहाँ तक हम लोग देख पाएंगे। चलो इतना बात आपको यदि याद है तो आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। टॉपिक है हमारा आज का डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखा जाए इसमें क्या है, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन विच आर एज फॉलो, यानी कि हमारे आँख में बेसिकली 3 प्रकार के बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, पहला है मायोपिया जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा प्रेस बायोपिया। और ये तीनों का तीनों जो है ना डिफेक्ट्स, दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि तीनों प्रकार का जो बीमारी है आँख में होने वाला, इसको ठीक किया जा सकता है, वो भी सूटेबल स्फेरिकल लेंस लगा के। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है सेपरेटली कि आखिर मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। और यहाँ पे अब आपको यही मालूम चलेगा कि आखिर मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं। ठीक है, देखा जाए। और प्रेस बायोपिया क्या, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मायोपिया के बारे में, समझ लेगा ध्यान से, बड़ा आसान टॉपिक है। मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज नियर साइटेडनेस। सबसे पहला बात, मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको मालूम चलेगा क्यों कहते हैं। देखिए, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि जिस इंसान को मायोपिया होता है वो नज़दीक के चीज़ों को आसानी से देख लेता है लेकिन दूर के चीज़ों को वो आसानी से नहीं देख पाता है। तो यहाँ पे वो नज़दीक के चीज़ों को जल्दी देख पा रहा है ना, यानी कि मायोपिया जिसको होगा वो पास में रखे हुए चीज़ को देख लेगा लेकिन दूर के चीज़ों को
नहीं देख पाएगा, इसीलिए इसका नाम है नियर साइटेडनेस। मतलब कि इसमें केवल और केवल नज़दीक में रखे हुए चीज़ों को आप देख पाते हैं, दूर में रखे हुए चीज़ों को आप नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो मायोपिया का मतलब क्या हो गया, नज़दीक का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, ये हो गया हमारा मायोपिया। आगे, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर दैन इन्फिनिटी। देखो सबसे पहली बात तो आप इसमें यह बताओ कि मायोपिया में इंसान को दूर का दिखता है या पास का, नज़दीक का दिखता है यानी कि पास का दिखता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मायोपिया में इंसान ना नज़दीक का तो देख लेता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसका फार पॉइंट जो है ना वो नियर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, नियर पॉइंट का मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। फार पॉइंट का मतलब क्या, इन्फिनिटी तक। लेकिन क्या मायोपिया में आप इन्फिनिटी तक देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि इन्फिनिटी वाला पॉइंट आपका नियर पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो 100 किलोमीटर दूर रखा हुआ है वो आपको 25 सेंटीमीटर पे ही दिख जाएगा, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप दूर के चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि आपका नियर पॉइंट ही आपका फार पॉइंट बन गया है, क्योंकि उसके आगे आप देख ही नहीं पा रहे हैं, विदाउट इसमें। तो मायोपिया में नियर पॉइंट ही क्या बन जाता है, फार पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसके आगे आप देख ही नहीं पाते हैं। तो ये हो गया हमारा मायोपिया। आगे, और उसके बाद सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर्स। तो जिसको मायोपिया होता है वो बहुत दूर के चीज़ों को तो नहीं देख पाएगा लेकिन नज़दीक में कुछ मीटर तक रखे हुए चीज़ों को देख पाता है। यानी कि उसका जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फार पॉइंट ही नियर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। जिस इंसान को मायोपिया हुआ है ना उसके रेटिना पे इमेज नहीं बनता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, आपके बगल में ना डायग्राम भी दिया हुआ है, 3 डायग्राम है, आप उसको ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। जिस इंसान को मायोपिया होता है उसके रेटिना पे इमेज नहीं बनता बल्कि रेटिना के पहले ही इमेज बन जाता है। फिर उसको ठीक कैसे करना है ये भी हम लोग देखेंगे, और ठीक करने का तरीका आपके डायग्राम में दिया गया है। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, मायोपिया के बारे में तो पूछेगा, करेक्शन कैसे करेंगे ये भी पूछेगा, प्लस बोलेगा कि इसको डायग्राम के थ्रू समझाइए। तो नोट्स में डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आप डायग्राम को बुक से देख लेंगे, ठीक है। तो जितना थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको नोट्स में दिया गया है, लेकिन जो डायग्राम वो आप थोड़ा सा अपने बुक से देख लेंगे। तो बुक में आपका मायोपिया का क्या कारण है, कहाँ पे इमेज बनता है, कैसे ठीक करना, वो सब उसमें दिया हुआ है। तो मायोपिया जिसको होता है उसका इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना बल्कि रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो रेटिना पे इमेज बने इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखेंगे आगे चल के, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कॉजेज ऑफ मायोपिया है कि आखिर मायोपिया किसी इंसान को होता कैसे। देखिए, देयर आर 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ मायोपिया विच आर एज फॉलोज। यानी कि 2 ऐसे कारण हैं, पॉसिबल कारण है जिससे कि मायोपिया हमारा होता है, ठीक है। कौन कौन से कारण है, देखो सबसे पहला, द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इज एक्सेसिव एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू शॉर्ट। सबसे पहला कारण यहाँ पे है कि आई लेंस का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब ये है कि आपके आँख में, याद कीजिए हमने जो कल आपको डायग्राम दिखाया था आई लेंस का, कैसा लेंस था हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका कर्वेचर बढ़ जाना ज़्यादा। कर्वेचर बढ़ने का मतलब है कि वो लेंस हमारा थोड़ा सा और क्या हो गया, फैल गया, यानी कि मोटा हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा लेंस फैल जाने के वजह से, मोटा हो जाने की वजह से, यानी कि ठीक हो जाने की वजह से उसका फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है। तो ये एक पहला कारण हो गया मायोपिया होने का। पहला कारण मायोपिया होने का क्या हो गया, उसका जो लेंस है उसका कर्वेचर का बढ़ जाना, यानी कि ठीक हो जाना, मोटा हो जाना। और जब लेंस हमारा, यानी कि लेंस का जब कर्वेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है फोकल लेंथ क्या होगा, घटेगा, है ना। तो पहला कारण हमारा ये हो गया। दूसरा कारण क्या, देखो, द आई बॉल इज इलोंगेटेड। आई बॉल पूरा आँख हमारा क्या होता है, इलोंगेटेड हो जाता है। इलोंगेटेड का मतलब क्या, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज इंक्रीज्ड। यानी कि रेटिना और आई लेंस का जो बीच का दूरी है, यानी कि रेटिना से लेकर आई लेंस का जो दूरी है हमारा, उसका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी हमारा सेकंड कारण है मायोपिया होने का। इलोंगेटेड मतलब का, इलोंगेटेड होने का मतलब क्या है, आई लेंस हमारा, आई बॉल हमारा थोड़ा सा बढ़ जाना, लंबा हो जाना, इस तरीके से, यही भी हमारा एक मायोपिया होने का कारण है। अब सवाल है कि मायोपिया क्या होता है, ये हमने जान लिया, क्यों होता है ये भी जान लिया। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, देखा जाए। करेक्शन ऑफ मायोपिया, द मायोपिक डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है, वो भी लेंस सुटेबल पावर का होना चाहिए, तब जाकर हम लोग अपने मायोपिया को ठीक कर सकते हैं।
तो अब आप यहाँ पे ये भी पता कर सकते हैं, जैसे आपके क्लास में ऐसा कोई लड़का या फिर लड़की जरूर होगा जिसको नज़दीक का तो दिखता होगा लेकिन दूर का नहीं दिखता होगा। तो अब यहाँ पे आप उसको बिना देखे बता सकते हैं कि उसने चश्मा कौन सा पहना है। जैसे मान लीजिए उससे पहले आप पूछ लीजिए कि तुमको नज़दीक का दिखता है कि दूर का दिखता है। यदि वो बोलता है कि हमको नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, इसका मतलब उसको क्या हुआ है? मायोपिया हुआ है। और मायोपिया हुआ है इसका मतलब उसके जो चश्मे लगे हुए हैं वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब देख के पता कर सकते हैं कि किस इंसान के पास कौन सा लेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। और यदि हम लोग सुटेबल पावर का इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस, तो हमारा जो रेटिना के पहले इमेज बन जा रहा था वो रेटिना पे दोबारा हमारा इमेज आ सकता है और हमारा मायोपिया ठीक हो सकता है। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से डिटेल्ड डिस्कशन मायोपिया के बारे में। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया। देखो, हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उल्टा है मायोपिया का। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। इसको ना हम लोग फार साइटेडनेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर का दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसमें आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख लेंगे बड़े आसान से, लेकिन नज़दीक में रखे हुए चीज़ों को आप आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो बताइए इसमें आप कहाँ के चीज़ों को देख पा रहे हैं? दूर के चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है फार साइटेडनेस। कोई डाउट इसमें? आगे, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइए, जैसे मायोपिया में हम लोग दूर का नहीं देख पाते हैं, नज़दीक का देख लेते हैं। मायोपिया में हमने क्या बताया आपको कि इंसान का फार पॉइंट ही नियर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा मायोपिया में होता है। और उसी का उल्टा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपको नज़दीक का नहीं दिखता बल्कि दूर का दिखता है। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया में आपका नियर पॉइंट ही क्या बन जाता है? आपका फार पॉइंट बन जाता है। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? समझिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा सा फ़र्क है बस। मायोपिया में इंसान को नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इसका मतलब कि उसका फार पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ पे आ गया? नियर पॉइंट पे आ गया। किसमें? मायोपिया में। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इसमें दूर का दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता। इसका मतलब हो गया कि इसका नियर पॉइंट किस पे शिफ्ट हो गया? फार पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। कोई डाउट इसमें? इसीलिए इसको नज़दीक का नहीं दिख रहा है, केवल दूर का दिख रहा है। वही बात इसमें लिखा गया था। उसके बाद such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading। इसीलिए आप देखेंगे कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को अपने आँख से थोड़ा दूर रख के पढ़ना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको नज़दीक का दिखेगा ही नहीं। कम से कम वो 25 सेंटीमीटर से अपने ऑब्जेक्ट को दूर रखता है, तभी वो आराम से उसको देख पाता है। तो जिस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो ऑब्जेक्ट को हमेशा दूर में रख के देखना कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि नज़दीक का उसको दिखने वाला है नहीं। आगे, in a hypermetropic eye in a hypermetropic eye the image is formed behind the retina। मायोपिया में इमेज हमारा कहाँ बनता था? रेटिना के पहले, लेकिन यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। ठीक है, तो रेटिना पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों। सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, जो कारण आपने मायोपिया में पढ़ा, मायोपिया होने का जस्ट उसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया में। देखो, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया आपको पूरा पूरा यदि याद ना हो ना, आप किसी एक को याद कर लो, दूसरा वाला उसका जस्ट उल्टा होगा उसका। जैसे हमने क्या बताया आपको, मायोपिया क्यों होता है? क्योंकि कर्वेचर जो है आई लेंस का वो बढ़ जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, जिसका इसका उल्टा होगा हमारा हाइपरमेट्रोपिया में। क्या है? देखो, देयर आर 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विच आर एज फॉलोज। 2 कारण है होने का। क्या है? देखो, द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इज टू स्मॉल, as a result of which the focal length of the eye lens is too long। मायोपिया में कर्वेचर हमारा बढ़ता था, लेकिन इसमें हमारा कर्वेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा आई लेंस आपस में सट रहा है। सट रहा है इसका मतलब कि कर्वेचर उसका क्या है इसमें हमारा? हाँ, कर्वेचर से क्या हो रहा है? घट रहा है, छोटा हो रहा है कर्वेचर। और जब कर्वेचर छोटा होता है तो बढ़ता क्या है हमारा? फोकल लेंथ बढ़ता है। तो क्या ये हमारा मायोपिया का उल्टा नहीं हुआ? बिल्कुल उल्टा हुआ। ठीक है, आगे, द आई बॉल इज शॉर्टेंड। अब देखो, मायोपिया में क्या हुआ था? हमारा आई लेंस इलोंगेटेड हुआ था, यानी कि लंबा हो जाता है हमारा। आई लेंस नहीं बल्कि आई बॉल, आई लेंस नहीं होगा यहाँ पे, आई बॉल होगा। तो मायोपिया में हमारा आई बॉल लंबा हो जाता है।
लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में हमारा आई बॉल छोटा हो जाता है। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज टू स्मॉल। और आई लेंस से लेकर रेटिना के बीच में इसमें डिस्टेंस क्या होता है, छोटा हो जाता है, इसीलिए हमारा इमेज रेटिना के पीछे बनता है। लेकिन इसको ठीक कैसे करते हैं, देखो, द हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। देखो बिल्कुल उल्टा है, मायोपिया का कंप्लीटली उल्टा है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को ठीक कर देते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस से, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से। कोई डाउट इसमें? इसका डायग्राम भी आपके बुक में दिया गया, उसको भी आप देखिएगा क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। अब है हमारा प्रेस बायोपिया, समझिए ध्यान से, प्रेस बायोपिया क्या है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई usually decreases with aging and most people find it difficult to see nearby objects comfortably and clearly। देखो प्रेस बायोपिया को बताने से पहले हम एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्रेस बायोपिया बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा है हाइपरमेट्रोपिया जैसा, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन फिर दोनों में फ़र्क क्या है, देखो बताते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में आपको नज़दीक का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। उसी प्रकार से प्रेस बायोपिया में भी आपको नज़दीक का नहीं दिखता बल्कि दूर का दिखता है। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया दोनों सेम चीज़ है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है बताते हैं, फ़र्क क्या बताते हैं, घबराना नहीं है, बताएंगे क्या। आगे बढ़ते हैं फिर। द इफेक्ट ऑफ प्रेस बायोपिया इज सेम एज दैट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बट द कॉज इज डिफरेंट। समझो आप ध्यान से यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो हमारा चीज़ हाइपरमेट्रोपिया में देखने को मिलता है वही चीज़ हमको प्रेस बायोपिया में भी देखने को मिलता है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में आप क्या देखते हैं, जैसे एक बार दोबारा हम आपको बताते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में आप क्या देखते हो, आपको नज़दीक का नहीं दिखता बल्कि दूर का दिखता है। और यही सेम चीज़ हमारा किस में होता है, प्रेस बायोपिया में होता है। यानी कि प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन दोनों के होने का कारण अलग अलग है। और समझ आ रही है, दोनों का सेम चीज़ है, दोनों कहना है एक ही चीज़ चाहता है। हाइपरमेट्रोपिया में भी और प्रेस बायोपिया में भी आपको नज़दीक का नहीं दिखेगा लेकिन दूर का दिखेगा, यानी कि दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इन दोनों के होने का ना बस थोड़ा सा कारण अलग अलग है। यही दोनों को डिफरेंट बनाता है। क्या कारण है देखते हैं। प्रेस बायोपिया क्यों होता है देखा जाए। It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens। देखो अब फर्क बताते हैं क्या है। हाइपरमेट्रोपिया किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। यानी कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिनको नज़दीक का नहीं दिखता लेकिन उनको दूर का दिखता है ना। लेकिन प्रेस बायोपिया जो है ना, अधिकतर 99.9% चांस है कि प्रेस बायोपिया बूढ़े लोगों को होगा, क्योंकि बूढ़े लोगों का यानी कि ओल्ड एज में हमारा जो आँख है, यानी आँख का जो हमारा वो आँख का जो हमारा लेंस है वो किससे अटैच है, सिलरी मसल से अटैच है। और बुढ़ापे में सिलरी मसल अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से अब सिलरी मसल हमारा काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा लेंस भी अपना कर्वेचर घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं। इसका मतलब हमको उसका क्या हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया। तो प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में केवल फ़र्क ये है कि हाइपरमेट्रोपिया किसी को भी हो सकता है लेकिन प्रेस बायोपिया 99.9% चांस है कि बूढ़े लोगों को ही होगा, क्योंकि ओल्ड एज में ही सिलरी मसल काम करना हमारा बंद कर देता है। तो उस केस में हमारा प्रेस बायोपिया होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे आप हमको एक बात बताइए, चलिए हम इसको ढक देते हैं। जब हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया दोनों सेम चीज़ है, तो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया जब दोनों सेम चीज़ है तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे बताइए, कॉमन सेंस पे कॉन्वेक्स। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों के होने का कारण सेम है। मतलब कि जो हाइपरमेट्रोपिया में होता है वही प्रेस बायोपिया में भी होता है, बस होने का रीज़न थोड़ा अलग है, लेकिन ठीक तो वैसे ही करेंगे ना। तो इसीलिए जब हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सूटेबल पावर का, पावर सही होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो हमारा यहाँ पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया तीनों खत्म हुआ। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बाईफोकल लेंस क्या होता है देखिए। बाईफोकल लेंस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बाईफोकल लेंस एक चश्मा है अलग प्रकार का। वो चश्मा अभी आपको बताएंगे ना, हो सकता है कि आपने देखा भी होगा, आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे। वो चश्मा कैसा होता है देखो। समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी क्या होता है ना, कोई आदमी मायोपिया के साथ साथ
हाइपरमेट्रोपिया के साथ भी गुजर रहा होता है, यानी कि उसको नज़दीक का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, दिखता ही नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं, मतलब उसको दिखता तो है, जैसे बचपन से वो ठीक रहता है, जैसे 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 उनका एज बढ़ता है तो वो ना नज़दीक का भी नहीं दिख पाता, दूर का भी नहीं दिख पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से अंधा है, नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बचपन से ठीक था, एज उसका ज़्यादा हुआ, 50-60 साल की उम्र में गया, अब उसको नज़दीक का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा। अभी एग्जाम्पल देंगे आपको, उससे समझ में आएगा, आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे आगे। सच पर्सन रिक्वायर्स बाईफोकल लेंसेज, और इस प्रकार के आदमी ना बेसिकली बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी सर बाईफोकल लेंस है क्या, देखो, अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा सोचो, जब वो आदमी नज़दीक का भी नहीं देख पा रहा, दूर का भी नहीं देख पा रहा, इसका मतलब उसके चश्मे में दोनों लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी लगा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को देखने के लिए अलग लेंस चाहिए। आपने पढ़ा अभी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में। अब यहाँ पे देखो होता क्या, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। आपने ऐसा चश्मा जरूर देखा होगा किसी न किसी बूढ़े लोगों का, जिस चश्मे में ना एक थोड़ा सा नीचे से सर्किल रहता है बना हुआ। ऐसा देखा आपने कभी किसी के चश्मे में? नहीं देखा तो आपने गौर करना, कभी चश्मा रहेगा, उस चश्मे में उसके आँख के नीचे वाले पोर्शन पे एक छोटा सा हाफ सर्किल, सेमी सर्किल बना हुआ होता है। तो ये सेमी सर्किल अलग पोर्शन है और उसके ऊपर वाला पोर्शन हमारा अलग है, उसी को हम लोग कहते हैं बाईफोकल लेंस। तो जो आदमी वो प्रकार का चश्मा पहन रहा है ना, समझ जाइए उसको दोनों है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसको दोनों है। और जब वो चश्मा निकाल देते हैं उसको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और क्या इसके बारे में खास बात, तो उस चश्मे में जो ऊपर वाले हिस्से में होता है वो हमारा कॉनकेव लेंस होता है। मतलब कॉनकेव का मतलब क्या हो गया? कॉनकेव का मतलब हो गया वो दूर देखने के लिए। कॉनकेव का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? मायोपिया में। और मायोपिया में क्या होता है? नज़दीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो ऊपर वाले चश्मे में, चश्मे के ऊपर वाले पोर्शन में हमारा लेंस होता है कॉनकेव लेंस, ताकि वो दूर का देख सके, और नीचे वाले पोर्शन में कॉन्वेक्स होता है ताकि वो नज़दीक के चीज़ों को देख सके, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। कोई डाउट है इसमें? तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ था इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंस विजन, यानी कि कॉनकेव लेंस हमारा ऊपर में होता है जो कि हमको दूर का देखने में मदद करता है, और नीचे वाले पोर्शन में हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि हमको नियर वाले चीज़ों को देखने में मदद करता है। कोई डाउट है इसमें? बात समझ में आई है? चलो, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसमें हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन को देखेंगे, वो भी एक प्रिज्म के थ्रू। और अपने बुक में आप प्रिज्म के डायग्राम को खोलेंगे, वो जो एक्टिविटी दिया हुआ, एक्टिविटी नंबर कितना है? 11.1 एक्टिविटी को आप खोलेंगे अपने बुक में, उसमें नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। उसमें किस प्रकार से हमारा लाइट रिफ्रैक्शन कर रहा है, रिफ्रैक्ट कैसे हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और वही सेम डायग्राम हमारे यहाँ स्क्रीन पे भी है, तो ध्यान से आप इसको समझेंगे, ठीक है। देखो, इसमें लिखा गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहली बात तो यहाँ पे रिफ्लैक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया रिफ्रैक्शन। और याद कीजिए लाइट चैप्टर हमने आपको रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस ये बताया था। रिफ्लैक्शन में हमारा लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करता है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का दोनों एक ही मीडियम में होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाइट किसी और मीडियम से आएगा और किसी और मीडियम में जाके टकराएगा, ठीक है। यही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और वो हमारा दूसरा मीडियम कौन होगा? हालांकि पहला मीडियम तो हमारा यहाँ पे एयर होगा, दूसरा मीडियम हमारा क्या होगा? प्रिज्म। और प्रिज्म अपने आप में कैसा होता है? ग्लास होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। A triangular glass prism has two triangular base and three rectangular lateral surfaces। देखो, इसके बारे में थोड़ा समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कहा गया है कि a triangular glass prism has two triangular base। जो हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है ना, जो आपके बुक में भी बना हुआ है, इसके पास दो ट्रायंगुलर बेस होता है। दो ट्रायंगुलर बेस का मतलब यहाँ पे इसके पास है कि आगे का जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, एक ये वाला हिस्सा एकदम देखिए आगे में बिल्कुल ट्रायंगल का जैसे दिख रहा है, एक ये वाला हमारा हिस्सा आगे में है, तो ऐसा ही एक हिस्सा और किधर होगा? पीछे भी होगा। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में दो ट्रायंगल शेप का आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बेस भी कह सकते हैं। हालांकि इसको आप उलट के देखो, पलट दोगे तो हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है। तो प्रिज्म में दो आपको ट्रायंगल के शेप का साइड दिखेगा और प्रिज्म में तीन
रेक्टेंगल के शेप का आपको साइड मिलेगा। जैसे देखिए, समझिएगा ध्यान से, आगे वाला हमारा ये वाला हिस्सा ट्रायंगल के शेप का अपने डायग्राम में आप लोग देखिए, तो ऐसा ही हमारा एक पीछे भी तो होगा। तो ट्रायंगल वाले कितने साइड हुए? 2 साइड हुए, एक आगे और एक पीछे। तो फिर रेक्टेंगल वाले कितने हुए? 3। किधर किधर? एक इधर ही हमारा साइड में होगा, फिर एक हमारा ये इधर होगा, और ये हमारा एक नीचे जो बेस में है। ठीक है, तो 3 हमारा होता है इसमें रेक्टेंगल वाले साइड, और इसमें हमारे 2 होते हैं ट्रायंगल वाले साइड। कोई डाउट है इसमें? तो ये हो गया हमारा प्रिज्म के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिर। दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, और ये सारा का सारा सरफेस यानी कि ट्रायंगल वाला सरफेस और रेक्टेंगल वाला सरफेस सब का सब आपस में इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा? सब अपने आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रिज्म से किस प्रकार से लाइट को रिफ्रैक्ट करवाया गया है। ये जो लाइट गया है सबसे पहले आप लोगों को अपने डायग्राम में देखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बुक में है तो वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला जो P और Q आपको रे दिख रहा है, P और Q, ये है आपका इंसिडेंट रे। क्या है ये आपका? इंसिडेंट रे है। अच्छा चलो, इसको ना समझने के लिए आप याद करो वो वाला टॉपिक जब हमने आपको बोर्ड पे पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। सेम चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बस उसमें हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था और ये हमारा एक प्रिज्म है, बस फर्क यही है, बाकी है तो ग्लास ही। ठीक है, तो P और Q हमारा क्या, एक इंसिडेंट रे है, और जैसे ही हमारा ग्लास से टकराया यानी कि प्रिज्म से टकराया, वो बिल्कुल सीधा हो गया। देख लो सीधा हुआ। E और F हम लोग कह सकते हैं कि जो 2 पॉइंट है हमारा क्या हो गया, वो बिल्कुल सीधा हो गया। और ये जो आप डॉट डॉट ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये हमारा बेसिकली नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। और याद कीजिए सबसे पहली बात, हमारा लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो लाइट किधर की ओर मुड़ता है? नॉर्मल की ओर मुड़ता है। तो जब ये हमारा नॉर्मल हुआ तो ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके बल्कि ये हमारा रेड वाला लाइन नॉर्मल की ओर मुड़ गया, है ना। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। देखो ये जो एन और एन डैश आप देख रहे हो ना, एन और एन डैश, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, और ये हमारा पी क्यू इंसिडेंट रे है। इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है जब लाइट हमारा रेडर से डेंसर में जाता है। अच्छा, यहाँ पे रेडर मीडियम कौन है हमारा? एयर। डेंसर कौन है? ग्लास। ठीक है, तो जब हमारा लाइट ट्रेवल रेडर से डेंसर करता है तो लाइट ऑलवेज हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन सीधा ना जाके बल्कि हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड किया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यही वाला हमारा रिफ्रैक्टेड रे आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब इसको जब बाहर निकलने का हुआ तो ये दोबारा हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हुआ। अब देखो ध्यान से इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा एम और एम डैश क्या है? नॉर्मल है। एम और एम डैश हमारा यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ से हमारा लाइट रे बिल्कुल लास्ट में बाहर निकल गया। और याद कीजिए जब हमारा लास्ट में रे बाहर निकलता है, उसके पीछे जो एक इमेजिनरी लाइन बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको? इमर्जेंट रे। याद कीजिए, है ना। चलो यहाँ पे हमने देख लिया कि आखिर लाइट रिफ्रैक्ट हमारा कैसे करता है प्रिज्म में। अब कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ जैसे देख लो, एंगल ऑफ द प्रिज्म हमारा कौन है? देखो, द एंगल बिटवीन द 2 लैटरल सर्फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म सबसे बेहतर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक साइड है ट्रायंगुलर प्रिज्म का ए बी, एक साइड हमारा हो गया ए बी और एक साइड हो गया हमारा ए सी। ये दोनों का दोनों ए पॉइंट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो वहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। सबसे टॉप पे देखो, दिख गया ए, दिख रहा है आपको? ए लिखा हुआ अपने डायग्राम में, ए अपने डायग्राम में देखेंगे आपको वहाँ पे 2 साइड मिलेगा, एक साइड ए बी और एक साइड ए सी। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड ए पे मीट किया, और यहीं पे यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अब एक और एंगल यहाँ पे आपको जानना है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो क्या है इसमें, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल हमारा बनेगा वो एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब कहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा जरूर देखो, क्या आपको एक पॉइंट दिख रहा है जी? जी पॉइंट के बगल में डी बना हुआ है एंगल, वही है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों एंगल ऑफ डेविएशन है? क्योंकि देखो ये हमारा पी और क्यू कौन था? इंसिडेंट रे था। इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये है तो इंसिडेंट रे ही ना, तो इंसिडेंट रे ये हो गया हमारा। और लास्ट में जो लाइन हमारा ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है उसका एक इमेजिनरी लाइन हमारा पीछे ही बनता है। तो यहाँ पे दोनों हमारा टकराया और यहाँ पे हमारा जो एंगल बना वही हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ
डेविएशन, यानी कि जो डी आपका एंगल है वो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, हालांकि एनसीईआरटी बुक में जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि आप एक्टिविटी पढ़ेंगे ना उसमें एक और एंगल के बारे में जिक्र किया गया है, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस कहाँ पे बनता है? देखो, क्या आपको यहाँ पे जब लाइट हमारा बाहर निकल रहा है तो क्या आपको वहाँ पे एक स्मॉल ई दिख रहा है? ई, स्मॉल ई, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये छोटा सा एंगल यहाँ पे, यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 एंगल ध्यान में रखना है, पहला एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन और तीसरा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इतना यदि आप याद रखते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म के थ्रू वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन कीजिए, तो ये डायग्राम आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है हमारा डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक का नाम है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। यानी कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर वाइट लाइट हमारे कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, टॉपिक का मतलब क्या हुआ? टॉपिक का मतलब ये हो गया कि प्रिज्म से हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर ये जो वाइट लाइट है हमारा, यानी कि जो सनलाइट है, सनलाइट क्या है हमारा? वाइट लाइट है, तो ये आखिर कितने कलर से मिलकर बना हुआ है, यही हम लोग आज पता करेंगे। शुरू करते हैं, आखिर इसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी लाइट, कोई भी लाइट जो होता है ना, अच्छा यहाँ पे सबसे अच्छा लाइट हम एग्जाम्पल लेंगे सनलाइट का। ठीक है, सनलाइट हमारे 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो जब सनलाइट को हम अलग अलग 7 कलर में स्प्लिट कर देंगे ना, बिखेर देंगे, वही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया? लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में, कंपोनेंट कलर का मतलब क्या हो गया कि वो लाइट किस किस कलर से मिलकर बना हुआ है उसको उस रूप में बिखेर देना, स्प्लिट कर देना, वही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम लोग किसका? सनलाइट का। यानी कि सनलाइट अपने आप में 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन कैसे बना हुआ है, कैसे हम लोगों ने पता लगाया, कौन से वो साइंटिस्ट है जिसने हमको बताया, ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया? वाइट लाइट को उसके अलग अलग 7 कलर में स्प्लिट कर देना, बिखेर देना, ही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अच्छा 1-2 पॉइंट और है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। अब देखो, जब आप इस 7 रंगों को एक जगह पर उतारेंगे तो उस 7 कलर के बैंड को हम लोग एक साथ कह देते हैं स्पेक्ट्रम। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि सनलाइट जब जैसे सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे हम सनलाइट के अलग अलग 7 कलर जो है ना उसको हम उस पर उतारना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो स्क्रीन हमारा क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यानी कि वो स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे आपका 7 का 7 लाइट दिख रहा है, वही हमारा कहलाएगा स्पेक्ट्रम। मतलब कि जिस स्क्रीन पे आपने सनलाइट को 7 अलग अलग लाइट में कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, वही स्क्रीन हमारा बेसिक कहलाएगा स्पेक्ट्रम। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इज स्पेक्ट्रम। मतलब कि बैंड का मतलब वही हो गया, जिस स्क्रीन पे आप उसको 7 रंगों में उतार रहे हैं, वही स्क्रीन हमारा कहला जाएगा स्पेक्ट्रम। और उस स्क्रीन पे कितने कलर होंगे? 7 कलर होंगे। एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? बार बार व्हाइट लाइट का ले रहे हैं। ठीक है, आगे। अब एक्रोनिम क्या होता है? देखो, it is a group of alphabet that represent sequential colors in spectrum, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, यानी कि विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर। तो ये जो एक्रोनिम है ना, ये एक्रोनिम बेसिकली कुछ नहीं है, जो वाइट लाइट में 7 अलग अलग प्रकार के कलर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग कलर के पहले अल्फ़ाबेट को हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा, रेनबो में जो 7 कलर होते हैं ना, वो यदि आपको याद ना हो तो आप कैसे याद कर लो? विवग्योर, VIVGYOR। ठीक है, लेकिन रेनबो में जो 7 कलर दिखेंगे आपको, इसका उल्टा दिखेगा। जैसे पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर, लेकिन रेनबो में सबसे टॉप पे कलर कौन होगा? रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायलेट। पढ़ते हैं विवग्योर, लेकिन लाइट का सीक्वेंस कैसा है रेनबो में? उल्टा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और विवग्योर, इस तरीके से। तो ये जो हमारे हर एक कलर का पहला अल्फ़ाबेट जो है, उसी को हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम और एक्रोनिम समझ में आ गया क्या हो गया?
एक्रोनिम। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब सिंपल हो गया, लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में बिखेर दो। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाइट लाइट हमारा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, उस 7 कलर में उसको बिखेर दो, स्प्लिट कर दो, वही हमारा कहलाएगा स्प्लिट ऑफ लाइट, सॉरी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पहला। दूसरा स्पेक्ट्रम, जिस स्क्रीन पे उस व्हाइट लाइट के 7 कलर को आप रिप्रेजेंट करेंगे वही स्क्रीन हमारा कहलाएगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। और उस 7 कलर का पहला पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्रोनिम कह देते हैं। तो एक्रोनिम हमारा क्या है, व्हाइट लाइट का विवग्योर है, VIVGYOR। लेकिन रेनबो में यही चीज़ हमारा कलर उल्टा हो जाता है, लेकिन याद रखने का तरीका सेम है हमारा, ठीक है। आगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। कभी आप गौर करना, रेनबो को कभी आप देखेंगे ना तो सबसे टॉप पे होता है हमारा रेड लाइट। रेड लाइट सबसे कम मुड़ता है, सबसे कम कौन मुड़ेगा, रेड लाइट। यानी कि रेड लाइट यदि हमारा रेनबो है तो वो सबसे कम मुड़ता है, लेकिन वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। बात समझ आ रही है? कभी आप गौर करना इस बात को रेनबो में आप, ठीक है। रेनबो में जो सबसे टॉप पे रेड लाइट होगा वो सबसे कम बैंड करता है, सबसे कम मुड़ता है, लेकिन जो वॉयलेट लाइट होगा ना वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा बैंड करता है, क्योंकि तो वो नीचे होता है, ठीक है। आगे अच्छा देखो, रेनबो मतलब कैसा, सर्किल। तो सबसे ऊपर पे होगा क्या वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, नहीं, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगा। इसीलिए रेड लाइट बैंड सबसे कम करता है, लेकिन वायलेट लाइट सबसे बैंड ज़्यादा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। देखो आइजैक न्यूटन, यानी कि सिंपली आप न्यूटन के नाम से इनको जानिए। न्यूटन साहब ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमको बताया ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करके कि सनलाइट जो है ना वो सिंगल कलर से मिलकर नहीं बना हुआ है, वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। सोचो, हालांकि आज जो हम लोग रेनबो देख रहे हैं, आज तो हम लोग बेसिकली पता कर देते हैं कि भाई रेनबो में तो 7 कलर है, लेकिन ये हमको बताया किसने, सबसे पहली बात न्यूटन ने बताया। देखो रेनबो जब न्यूटन थे तब भी उगता था, जब न्यूटन नहीं थे उसके पहले भी रेनबो उगता था, लेकिन किसी ने उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। तो न्यूटन हमारे पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करके ये बता दिया कि सनलाइट जो आप देखते हैं वो बेसिकली है वाइट लाइट, एकदम उजला है, लेकिन वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। अब कैसे उन्होंने बताया वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, he tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म लिया और दोनों प्रिज्म बिल्कुल एक जैसा, दोनों प्रिज्म आप इसको अपने डायग्राम में भी देखिए, उन्होंने 2 प्रिज्म लिया और दोनों प्रिज्म हमारा एक जैसा था। और इन दोनों प्रिज्म से अब उन्होंने क्या किया, अब जरा देखा जाए। देखो क्या है, then he placed a second similar prism in an inverted position with respect to the first prism। सबसे पहले इन्होंने 2 प्रिज्म लिया, पहले प्रिज्म को इन्होंने बिल्कुल सीधा रखा, बिल्कुल सीधा, उसको उन्होंने लाइट पास किया। जब इन्होंने लाइट पास किया ना तो इनको दिखा कि प्रिज्म के अंदर भाई सबसे टॉप पे है रेड लाइट, सबसे नीचे में है वायलेट लाइट, और बीच में भी अलग अलग लाइट इनको दिखा। हालांकि यहाँ पे डायग्राम में सारा लाइट आपको नहीं दिखाया गया है, बस यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ऊपर में हमारा रेड है और नीचे में वॉयलेट है, तो बीच में भी हमारा होगा येलो होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ये सब भी है नीचे में, सॉरी बीच में है, उसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया। लेकिन आपको समझ आना है कि पहले वाले प्रिज्म से ही न्यूटन ने बता दिया था कि वाइट लाइट हमारा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। तब इनको लगा ना कि भाई अब एक बार उल्टा करके देखते हैं, तो इन्होंने एक और सेम टू सेम प्रिज्म इन्होंने दोबारा लाया और इनको इस बार उल्टा रखा। अब जब इन्होंने उल्टा रखा ना तो वही लाइट जो हमारा 7 अलग अलग कलरों में बिखर गया था पहले वाले प्रिज्म में, वही 7 लाइट हमारा एक सिंगल लाइट निकल के बाहर चल जाता है, वो भी कैसा बन के, वाइट लाइट। तब उनको लगा, न्यूटन को लगा कि वाकई में हमारा वाइट लाइट जो है ना 7 रंगों से मिलके बना हुआ। यदि आपके घर में प्रिज्म है तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आप भी इसको देख पाएंगे। और यदि 2 प्रिज्म है तब तो आप इसको आराम से देख पाएंगे। आप क्या करना, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट बेसिकली आप अपने घर में 2 प्रिज्म को वहाँ पे रखना जहाँ पे कि सनलाइट बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा हो, यानी कि किसी होल से आ रहा हो, उसके सामने आप 2 प्रिज्म रखना। पहले प्रिज्म को सीधा रखना, पहले प्रिज्म से ही आपको 7 कलर दिख जाएगा, और दूसरे प्रिज्म को उसको उल्टा रख देना, ताकि वो जो 7 कलर में हमारा बटा है लाइट वो दोबारा एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट होकर दोबारा पास हो जाए। ये हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, प्रिज्म होता तो, ठीक है। तो न्यूटन साहब हमारे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमको बताया कि सनलाइट यानी कि वाइट लाइट 7 अलग अलग कलर से मिलके बना हुआ है।
आगे उसके बाद दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, और सेकंड प्रिज्म से उन्होंने क्या किया, सातों के सातों कलर को दोबारा पास किया, तो दोबारा हमारा एक वाइट लाइट के रूप में बन के वो बाहर निकला। आगे ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म, और इन्होंने देखा कि दूसरे वाले प्रिज्म से हमारा बिल्कुल एक वाइट लाइट निकल के पास हो रहा है। इसका मतलब प्रिज्म में एंटर करने से पहले भी हमारा लाइट वाइट था, और प्रिज्म से लाइट बाहर निकलने के बाद भी हमारा कैसा लाइट है, वाइट है, लेकिन प्रिज्म में उसको कैसा दिख गया लाइट, 7 अलग अलग कलर उसको दिख गया। ठीक है, आगे दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, और इसी कॉन्सेप्ट से न्यूटन को ये आइडिया मिल गया कि जो सनलाइट है यानी कि जो वाइट लाइट है वो बेसिकली 7 अलग अलग कलर से मिलके बना हुआ है ना। और यही कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना रेनबो में भी लागू होता है। रेनबो में, रेनबो क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है, ये भी हम लोग अपने देखेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। लेकिन यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बात समझ आई है, और ये चीज़ पूछा जाता है इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। और ये डायग्राम आप बनाना सीख जाइए, तो इतना हार्ड नहीं है, बड़ा आसान भी है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।